वेरस जो कट ऑफ चल रहा होता है 450 60 के ऊपर चल रहा होता है। तो ओनली मैटर इज के इमिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का नाम है। कितने दिन लग जाते हैं अगर एक फैमिली वीजा अप्लाई करते सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ही जाएंगे ना। मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर एक्सपोर्ट पे फॉर एक्सेलेंस नॉट फॉर गारंटीज। ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस बात का कह लूं कि आपको सच बोलना चाहिए। बरकत कैसे आएगी जब आप सच ही नहीं बात बोलेंगे। मुझे बहुत अच्छी आपको और मुझे केस देंगे लोग स्किल्स के ऊपर, पास रेपुटेशन पे देंगे ना। जी। मैं EB2 के अंदर मेरे पास सिर्फ एक रिफ्यूजल है, मैं 200 से ऊपर पिटीशन अभी अप्लाई कर चुका हूं। करंट जो है वो सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज इजियर देन द रेस्ट ऑफ द टू। रात में सो भी रहोगे तो लोग आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे कि लाल साहब से काम करा। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। खुद नहीं जाना चाहते, होता है ना बहुत सारी फैमिलीज ये प्रेफर करती हैं कि नहीं जी पूरी फैमिली मूव करे, तो उनके लिए सबसे बेटर इमिग्रेशन कौन सी होगी? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हैं, आप जाना भी चाहते हैं कनाडा, लेकिन कनाडा में आपका ऑक्यूपेशन डिमांड ही नहीं है। सर आपने अपनी रिस्पेक्ट में इजाफा कर दिया ये कहकर। भाई फैशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल, लेकिन आजकल एक और चीज फैशन में है और वो है इमिग्रेशन। इसलिए आज हमने सोचा कि बातें वो की जाएं जो उन तमाम लोगों के लिए मैटर करे जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं या कोई दूसरे मुल्क की शहरियत लेना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त फाउंडिंग मेंबर और CEO सुपीरियर कंसल्टिंग आदिल इस्माइल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। पहले मुझे ये बता दें कि भाई हम क्यों हायर करें? अगर बाहर जाना है, किसी और मुल्क की शहरियत लेनी ही है, तो खुद मैं फॉर्म भर लूंगी, मुझे पता है मैं क्या एलिजिबिलिटी है मेरी क्या नहीं है, मैं क्यों हायर करूं किसी कंसल्टेंट को? बड़ा कॉमन सवाल है सर, लेकिन उससे पहले कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मेहमान बनाया, तो इट्स एन ऑनर। और ये बड़ा कॉमन सवाल है क्योंकि मैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे कंसल्टेंसी करता हूँ, हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, तो ये बहुत मतलब हमारे पास आकर भी सवाल करते हैं अच्छा। कि मैं कंसल्टेंसी क्यों लूँ या मैं आपको क्यों हायर करूँ। देखिए हमें क्यों हायर करें वो तो मैं अभी बाद में जवाब दूंगा, लेकिन कंसल्टेंसी लेना ये एक तो बाई चॉइस है आपकी, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है और मैं बहुत बहुत वाइडली स्पोकन है ये बात और मैं बहुत जगह पे ये कहता हूँ कि किसी कंसल्टेंट को लेना वो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। और अगर आप समझते हैं कि उसको वैल्यू उसकी आप समझते हैं तो फिर आपको लेना चाहिए। वैल्यू कैसे आप समझेंगे कि आपको ये पता है कि इस कंपनी को या इस कंसल्टेंट को डूज़ तो पता ही है, वो मुझे भी पता है एप्ली, लेकिन इसको डोंट्स भी पता है बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस कि क्या नहीं करना चाहिए ठीक है। और किस तरीके से एक अच्छी मेटिकुलस एप्लीकेशन बना के सबमिट करें ताकि उसके चांसेस ऑफ रिफ्यूजल कम हो कम जाए। से हो। कोई अगर ये बात करता है जो कि आम हमारे जो है वो माशरे में होती है, इस इंडस्ट्री में बहुत नोटोरियस इंडस्ट्री है एक्चुअली, तो उसमें ये होता है कि ना लोग एजेंट्स का नाम भर देते हैं, ठीक है ना। क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में हैं भी बहुत ज़्यादा कम और तरतीब ये होती है कि वो ये समझते हैं कि ना ये यहाँ आ गए हैं, ये आपको 100% वीज़ा दिलाएगा। फिर यहाँ पर आपके जो है वो कहना चाहिए ना कि ना मैजिक जिस तरह से लोग दिखाते हैं मदारी उस हाँ लेकिन सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ आदिल साहब, मुझे ये बताएं कि क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ अवाम का पैसा जाया हो गया है, उनके साथ धोखा हो गया है। एक तो रिफ्यूजल तो हुआ ही, कहते हैं ना एक दफा अगर रिफ्यूजल हो जाए तो आपके बहुत ही एक अजीब आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता है दूसरे और ममालिक के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ बेचारों के साथ धोखा भी हो जाता है क्योंकि वो ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स नहीं होते। जैसे RCIC है, कैनेडियन गवर्नमेंट की, आपको ऑथराइजेशन जी मिली मुझे बिलीव है पाकिस्तान उनकी में, तरफ? उनकी तरफ से बिलीव है। रजिस्टर्ड कंसल्टेंट मेरे बड़े भाई भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, कैनेडियन हैं, तो हमारी तो लेगेसी है, फादर भी कंसल्टेंट थे, जी जी आई नो। तो हम तो एक लेके चल रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि एक्सेलेंस पे काम करें। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ हमारे आवाम के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर आगाही फराहम करूँ, चाहे उसमें कुछ भी आपको जो है ना एफर्ट करनी पड़े, ताकि जब उनको आगाही होगी तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रजिस्टर्ड कंसल्टेंट अभी तक आवाम को नहीं पता। हमने कितनी कोशिश की, कितने प्लेटफ़ॉर्म से किए। आप चले जाएँ, मैं नाम लिए बगैर आपको बता सकता हूँ कि ना इस्लामाबाद से लेकर कराची तक आ जाएँ, बेइंतहा से ज़्यादा अनऑथराइज़्ड नॉन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, कनाडा के ख़ास तौर पे। आदिल साहब आप एक गूगल पे कुछ सर्च तो डालिए, इतने सारे अब मार्केटिंग सेल्स है, सारे सेल्स हैं। सारे सारे नाम फेसबुक पे ऊपर एड्स आते हैं, हैं। हाँ। उसके नीचे आप देखें कितने होते हैं। किसी एक शख्स को ये ज़हमत नहीं होती कि उसकी ड्यू डिलिजेंस कर लें। तो व्हाट इज RCI फॉर कनाडा? देखिए रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना भाई हैं, कैनेडियन हैं,
तो वो हो सकता है। अब वो कैनेडियन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट जो कनाडा में बैठा है वो ऑथराइजेशन देता है और उसके भी पैरामीटर्स होंगे ना, वरना हर आदमी को बटी हुई होती है कि आपके पास इतना इतना एक्सपीरियंस है। तो मैं फादरली में काम कर रहा था, उनसे ट्रेनिंग मिली, फिर कुछ तालीम हासिल की, चीज़ें की। तो हम 20 साल से तो इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। यानी आपके फादर ने एक्चुअली जी, ISS मिनिस्ट्री के थे, फॉलो। एंड देन यू एंड अर्ली देन योर सन नाउ जी, अर्ली 90s कह लें या लेट 80s कह लें, जब उन्होंने शुरू किया तो उस वक़्त पाकिस्तान में इंटरनेट भी शुरू का आया हुआ था और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था। अब वो इंटरनेट भी लाए, वेल ऑफ थे, अब तो इंटरनेट के ऊपर काम किया, फिर ये प्रोग्राम लेके आए। तो उस वक़्त तो किसी को पता भी नहीं था इमिग्रेशन क्या होती है कनाडा की ख़ास तौर पे। तो तो उस ये वक़्त से जब शुरू सुपीरियर कंसल्टिंग का जो जर्नी है तकरीबन 20 साल से ज्यादा 2004 में हमने एस्टैब्लिश की थी, 2005 में हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड करा ली। कितने केसेस डील किए? अभी तक दावा है 16,500 से ज़्यादा लोगों को हम भिजवा चुके हैं और उन सब के जो है ना मैक्सिमम लोगों के, और ये मैंने भी ट्रेंड शुरू किया था। अब इसको देखें ना, हमारे यहाँ तो ये माशरा है ना कि फ्रॉडस्टर पहले ले लेते हैं चीज़ों का। तो ये मैंने ट्रेंड शुरू किया था, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब आप हैं, आपका वीज़ा लग गया है, माइग्रेशन हो गई, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपको प्राइवेसी का कोई मसला नहीं है, तो आप मेरे साथ जो है ना तस्वीर खिंचवाएँ और उसको एक होता है आप सक्सेस स्टोरीज आप डेवलप करते हैं। आई स्टार्टेड दैट। तो वो बहुत सारे अभी तक भी हैं जो लोग पहचान लेते हैं कि यार ये इस इंडस्ट्री के। अच्छा, हमने मेयार कायम किया और मैं अक्सर जो एजुकेट करने की कोशिश भी करता हूँ, चाहे वो अवाम हो, चाहे कंसल्टेंट ही क्यों ना हो। वो ये है कि आप उस तरह से काम करें जैसे IBA करता है, स्लम्स करता है। आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हर आदमी तो जाके नहीं, जो क्वालिफ़ाई करता है, वो उस जो है ना इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और फिर वहाँ से अच्छे लोग निकलते हैं। तो लोग अगर कहते हैं या अगर नज़र आता है कि यार इनकी सक्सेस स्टोरीज़ ज़्यादा है। मैं 20 साल से हूँ, तो आपको पता है 20 साल में तो कोई कोई अगर मुझे 20 भी नेगेटिव रिमार्क्स निकाल के दिखा दे, मैं उसको इनाम दे दूँगा। तो आप कैसे स्टैंड कर रहे हैं? मैं तो नहीं, देखिए मैं रोक तो नहीं सकता किसी को, राइट। ठीक है ना? आप किसी के पास भी जाके दिखा दें। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी खुदा ना ख़ास्ता करने की कोशिश करे, वो भी नहीं कर पाता। इसलिए कि वी आंसर देम। लेकिन अगर मैं आपके खिलाफ अगर कोई बात करूँगा, तो आप उसको बताएँगे, उसको डिफेंड करेंगे, प्रूव इट इन कोर्ट, और या तो फिर ना करो। कोई कोशिश नहीं कि अगर आपके हाथ साफ होते हैं, अगर आप काम सही कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं यही बात करूँ, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोफेशनल है, आपको तरीके पता हैं, ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक। सो यू डील ओनली इन कनाडा और US से भी डील करते हैं? दूसरे ऑस्ट्रेलिया आजकल बहुत इन है। हाँ, मैं देखिए, मुझे ये शर्फ है कि मैं तीनों चारों कंट्रीज को बहुत अच्छा करता हूँ। शेफ कि कनाडा ऑथराइज एजेंट हूँ, कर रहे हैं हम काम, और US से अभी EB2 न्यू प्रोग्राम है, EB2 NIW। मैं जरूर पूछूंगी EB2 आजकल बड़ा। आपकी इंडस्ट्री के बहुत लोग मेरे पास हैं, ओह माय गॉड, ओके। तो वो EB2 ही ज़्यादातर अप्लाई करे, क्योंकि हर बंदा आइल से भागता है और प्रूफ ऑफ फंड से भाग जाता है कभी आइल्स कभी। तो खैर इतना मुश्किल हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के लिए होता है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आते हैं लोग। तो आइल्स हो गए, तो ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर हम करेंगे। और उसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रोग्राम भी अभी तक किया है वो सक्सेसफुल रहेंगे। मैंने HSMP UK का प्रोग्राम आया था 2003 के अंदर, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। अब ये वाहिद प्रोग्राम है जो स्किल वर्कर के ऊपर विदाउट एनी जॉब ऑफर किया UK ने, मैंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, बाय द वे थोड़ी बहुत मालूमात मुझे जी, जी, यूके जी। के बारे में। तो अब वहाँ स्किल प्रोफेशनल्स जो हैं उनका खत्म हो गया था सिलसिला, लेकिन अब दोबारा हेल्थ केयर में दोबारा शुरू हुआ। हाँ, हेल्थ केयर में वो चलता रहता है प्रोग्राम। देखें, वहाँ पर भी टियर 1 प्रोग्राम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन आपको जॉब ऑफर फिर भी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना? आपको जॉब कोई एम्प्लॉयर आपको ऑफर करेगा तो ही आप कर सकेंगे। टियर 2 प्रोग्राम है। अभी इस वक्त जो है ना, जिसकी कोई कंपनी है और वो कंपनी के ऊपर सेल्फ जाना चाहता है या कोई ब्रांच करना चाहता है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। UK सोल रिप्रेजेंटेटिव ख़त्म हो गया है, तो UK एक्सपेंशन वर्कर प्रोग्राम आ गया है। तो इस तरह के प्रोग्राम आए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आसानी से इसमें फॉल नहीं कर पाते। एक तो लोगों को ये प्लीज बता दें कि दो वो कौन सी जो है वो जनरल कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू वो जा सकते हैं। एक तो स्किल हो गया और एक दूसरा एक बिजनेसमैन हो गया, और बिजनेसमैन में भी आप 2 तबकों में बाँट सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हो गया और एक आपका इन्वेस्टर हो गया, जिसके पास बिज़नेस शायद एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो वो कोई पासपोर्ट परचेज़ भी आप कर सकते हैं। लाइक कैरिबियन कंट्रीज़ के हैं, तो लोग पासपोर्ट परचेज़ करते हैं, NDF फंड्स होता है उनका, तो उसके अंदर आप पे करें एंड यू गेट अ पासपोर्ट। तो आपको वो ट्रैवलिंग जो हैसल है वो नहीं होगा फिर, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 130 कंट्रीज़ ऑन अराइवल आपको मिल जाते हैं। तो यही होता है।
हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 20 से ऊपर नहीं है, 22 से ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर आप ऑन रहेगा, और अच्छे कंट्रीज़ भी नहीं है। तो इसलिए लोग जो बिज़नेसमैन हैं वो चाहते हैं कि कोई पासपोर्ट मिल जाए, ताकि हमें बार-बार वीज़ा की वो वाली जो है ना वो हैसल नहीं हो, बार-बार एप्लीकेशन ना डालना पड़े, और रिफ्यूज़ल होने की भी खदशात हो जाते हैं। तो ये 2 तबकात हैं। तो स्किल्ड इमिग्रेशन ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, और आजकल तो कनाडा ने वैसे ही खोला हुआ है हेल्थ केयर के लिए। जी, मैं ये पूछना चाहिए थी कि इस वक्त कनेडियन इमिग्रेशन के लिए सबसे लुक्रेटिव या सबसे अट्रैक्टिव चीज, या वो लोग जो सब सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन? जी, कनाडा कुछ 2-3 साल से पैंडेमिक के बाद से काफ़ी पॉइंट्स वाइज़ सख्त हो गया है। बहुत ही जो है ना वो जिसको कहते हैं ना आम अल्फाज में फँस के चल रहा है। और इतना ज़्यादा क्योंकि नोट बहुत हाई है, कट ऑफ बहुत हाई है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम। जॉब ऑफर्स वगैरह प्रोग्राम्स की हम नहीं बात करें, क्योंकि वो यहाँ पर फ्रॉड्स बहुत होते हैं यहाँ पर, और हमारी आवाम समझने की कासिर है, वो नहीं समझती। तो जो पॉइंट पे जो प्रोफेशनल हैं, खास क्वालिफाइड हैं, उनके लिए जो है वो थोड़ा-सा 2-4 साल में मुश्किल हुई, लेकिन ये 2 जो सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिमांड है पिछले 1-2 साल से, और वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बहुत सारा, चाहे वो हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, मतलब सर मुझे वीजा मिल जाएगा? डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, और जो है ना वो बहुत सारे आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, ये डेंटिस्ट हो गए, और डेंटल टेक्नीशियंस हो गए, फार्मेसी टेक्नीशियंस हो गए, सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे लोग हेल्थ केयर के अंदर, बहुत बड़ा इसका है डोमेन, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आज भी जब हम आपके साथ बैठे हुए थे, एक ओंटारियो जो प्रोविंस है कनाडा का, उसने राउंड रन किया है अप्रॉक्सीमेटली 360 समथिंग के ऊपर। उसने अभी, मुझे खबर आई नहीं तो मैंने अभी देखी मोबाइल पे, तो 360-65 के ऊपर, मतलब पॉइंट्स बहुत कम होती हैं। ठीक। वेयरएज़ जो कट ऑफ चल रहा होता है 450-60 के ऊपर चल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी गुंजाइश निकल गई हेल्थ केयर वालों की माइग्रेट करने के लिए, स्ट्रेट अवे। उसमें नॉट ओनली डॉक्टर्स, पैरामेड्स, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो अपनी किस्मत आज़माएँ, अच्छा आइल्स करें, मिनिमम भी 6 और 6.5 आइल्स भी कर सकते हैं, तो चांसेस आपके फिर भी रहेंगे। राइट। तो ये आइल्स एक मैंडेटरी है, तो यहाँ पर लोग आके थोड़ा-सा फँस जाते हैं। और दूसरा प्रोफेशन आपका आईटी, टेक्नोलॉजी। तो टेक प्रोग्राम्स, हाँ, टेक वाले लोग जो होते हैं प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए भी ऊपर-नीचे हो रहा होता है। द ओनली मैटर इज़ कि इमिग्रेशन जो है वो थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल का नाम है। ये नहीं है कि विज़िटर वीज़ा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया, कल एट एन एवरेज आप बताएं मुझे कि अगर कोई जो सुन रहे हैं वो अप्लाई करना चाहे इमिग्रेशन के लिए, लोग बहुत इस वक्त डिसअपॉइंट हुए हैं, निकलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं जैसे वो चाहें, तो कितने दिन लग जाते हैं अगर एक फैमिली वीजा अप्लाई करते हैं? देखिए, दिन पे नहीं बात करेंगे, ये टोटल प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स में मोहित होता है। तो मैं समझता हूँ कि ना उसमें वही इसलिए है कि बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है। कुछ लोग लकी होते हैं, ये सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास अभी एक केस आया ऑस्ट्रेलिया के लिए, रीजनल कैटेगरी के अंदर, उनका 30 डेज़ में वीज़ा ग्रांट आ गया इमिग्रेशन का। मतलब उससे पहले तो उन्होंने इसका असेसमेंट कराया, उसका टाइम लगा 2-4-6 महीने उसमें लगा लें। लेकिन जब आप इमिग्रेशन फाइल करते हो इटसेल्फ उसका टाइम ऑलमोस्ट 8 से 12 महीने, 15 महीने तक चले जाता है। मतलब इमिग्रेशन फाइल करने का मतलब है जब आपकी पूरी फाइल बन गई है आपके कंसल्टेंट के पास, जब उसने जाके, अब तो सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही सब समझ, सिवाय यूएस इमिग्रेशन के जो न्यू प्रोग्राम चल रहा है वो सिर्फ पेपर बेस्ड है, बाकी सारा ऑनलाइन होता है। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं। आप सिर्फ जिसको शुरू में आपने बात की, जो एक्सपर्ट को इसलिए लेते हैं कि आप ऑनबोर्ड करें कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, मेरे सही ऑक्यूपेशन चूज़ हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, जो भी एडवाइस, तो आपके पास एक एडवाइज़र होना चाहिए साथ में। तो आप सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ही जाएँगे ना, मतलब जो आपको खिदमत एक्सपर्ट करें। ओपिनियन मैटर एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके ही आप चार्जेस देते हैं। लेकिन हम क्या चार्जेस पे करते हैं? गारंटीज़ के। तो मैंने अपना स्लोगन लगा के बना दिया कई जगह पे, पे फॉर एक्सीलेंस नॉट फॉर गारंटीज़। ओह हाँ, अब हम तो चूँकि देखिए हम लोग से देखिए समझाना, एजुकेट करने से बात बनती है। बात आपको बनती है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो सही से, और सही भी हो। गलत मौक़िफ़ बेचेंगे तब भी लोग एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। आप सही मौक़िफ़ के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं, तो उसको सही तौर पर लोगों को जब समझाएँगे कि आप सर्विसेज़ देखें, ये बात तो तय है ना कि मैं गारंटी नहीं दे सकता ना, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, कनाडा ने तो नहीं कहा, पकड़ के बंद कर देंगे, भाई आप गारंटियाँ क्यों देते हो, तो आप कौन हो? आप क्या चाहे रजिस्टर्ड कंसल्टेंट भी हो। नहीं, आप क्या रिफ्यूजल्स भी आते हैं? हाँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि आपको सच बोलना चाहिए, ठीक है ना? और सही बरकत कैसे आएगी जब आप सच ही बोलेंगे। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी। देखिए ना, आप लेगेसी कैरी कर रहे हैं, तो आप बरकत कैसे आप क्रिएट करेंगे? और दूसरी बात, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने कहा एजुकेट, कि आप कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी वकील हो, 100 आउट ऑफ 100 कैसे रिजल्ट दे सकता है? अगर कोई दावा कर रहा है, गलत कर रहा है, इसका मतलब उसे वो झूठ पे सौदा नहीं किया। आपको और मुझे केस देंगे लोग स्किल्स के ऊपर, पास्ट रेपुटेशन पे देंगे ना। जी।
कहीं आप कोई कोई अक्सर सवाल भी कर देते, इससे पहले आपने ये वाला केस किया, ऐसा वाला। भाई मैं डॉक्टर हूँ, कोई हर केस भी मुझे आता है केस करना, लेकिन ये पूरा सिमिलर ऐसा वाला किया है, ये वाले सवाल भी बड़े आते हैं। 20 साल से आप मुझे नहीं देख रहे काम करते अच्छा हुए। मुझे बताया, अभी आपने कनाडा का मुझे बताया कि 2 तरह के प्रोफेशंस का ज्यादा चल रहा है सिलसिला, और अगर कोई बिजनेस वीजा लेना चाहे जिसमें 2 अगेन कैटेगरीज आ जाती हैं, एक वो जो नए Investors हैं। लोग शुरू करना चाहते हैं और एक वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जी। तो इन दोनों में फर्क किस तरह से होता है? देखिए, इन्वेस्टर्स के तो प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ जगह पर, जैसे कैरेबियन कंट्रीज का मैंने कहा, कनाडा में भी है, क्यूबेक करता है प्रोग्राम, उसकी तादाद, लेकिन उसका अमाउंट बहुत बड़ा है। $2 मिलियन के आपके नेटवर्थ होना चाहिए, अच्छा, और तकरीबन आप ये तो ये जो इंटरनेट पे मेरे हर थोड़े देर मतलब माशाल्लाह नए एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, अपने पेजेस चला रहे हैं, अपनी छोटी मोटी कंपनीज हर दिन एक कंसर्न बनता है। कॉटेज, हाँ, हर लेकिन दिन एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह फैल गई, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, उसकी- इसमें अच्छे लोग भी आ रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे मुल्क के हालात, नहीं तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ना किसी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, आपकी नेटवर्थ है, बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो 2 तरीके से ही होगा ना, या तो आप एंटरप्रेन्योर होंगे, बिजनेस एक्सपीरियंस होगा आपके पास, कनाडा में कर रहे हैं आप, हर कंट्री का उसके प्रोग्राम का एक अलग क्राइटेरिया होता है। अच्छा, मैं प्रिसाइजली कनाडा के लिए पूछ रही हूँ आपसे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और वो अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस हो या उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए? वो आपका मिनिमम भी 1 से 3 साल भी काम कर जाता है, अगर आप वो कर रहे हैं। अच्छा, कनाडा ने एक ये भी फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी हैं, फॉर एग्जांपल, आप एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग एज अ सीनियर मैनेजर, समवेयर। सीनियर, हाँ, सीईओ, जनरल मैनेजर समवेयर, तो तब भी आप उसके लिए फिर आपको अगली शर्तों को भी मानना पड़ेगा ना, या पूरा करना पड़ेगा। वो क्या कंप्लाई आप करेंगे कि आपके पास कम से कम भी $5 से $6 लाख का नेटवर्थ हो। नेटवर्थ इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ योर लिक्विड एसिड और ये जो होते हैं आपके फिजिकल एसेट्स, उनका आपको होता है। अगर वो $5 लाख $6 लाख है तो आप कोई ना कोई प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। उसमें भी और फैसिलिटीज का कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी आए हुए होते हैं, लेकिन वहां पर जाना मुनासिब नहीं है, लाख की भी आबादी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल करेंगे क्या कैसे के, तो वो हम प्रोग्राम खुद भी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में आपका $5-6 लाख का नेटवर्थ अगर है, पाकिस्तानी में आप देख लें आप कितना बनता है, 200-250 रुपए से आप करके, तो वो आपको इतना हो, और साथ में आप ये वादा कर रहे हो, बताएंगे कि मैं ये बिजनेस करूंगा और उसमें तकरीबन $1.5 से $2 लाख लगाऊंगा। कई जगह पर ओंटारियो में करना तो $4 लाख तक भी आप कर रहे होते हैं, तो $1-2 लाख की आप प्रॉमिस करते हैं। फिर वो जाकर आपको टाइम, जब आपको वीज़ा मिलता है तो आपको एक सर्टेन टाइम मिलता है कि 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, यहाँ जो आपने वादा किया था उसको पूरा करें, $2 लाख लगाने का। तो एक ये तरतीब होती है। ठीक है। ये वीज़ा मिलने के बाद एक प्रोग्राम है जो बहुत पाकिस्तान में और ममालिक में भी चलता है, कनाडा का स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप, हाँ, कि मैं जाके कोई नया इनोवेशन, वो इनोवेटिव होना चाहिए ओके, और वो स्केलेबल होना चाहिए, कि वो स्केल कर सकता है कि नहीं। अगर वो स्केलेबल नहीं है, कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं और वो आप 2 ही बंदे बैठ के काम करते हैं, वो स्केल ही नहीं कर रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। हाँ, तो आइडिया आपका क्या, जैसा आपका उबर आया, फूड पांडा आया, अभी स्टार्टअप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो फैल गए। तो आपको ऐसा बिजनेस करना, वो क्योंकि उसको गवर्नमेंट जो है वो एंडोर्स करती है, उन्होंने अपना बॉडीज बनाई हुई है, लाइक जो होते हैं कैपिटल वेंचर्स होते हैं जो आपको फंड्स देते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, राइट, शार्क टैंक अमेरिका भी, इंडिया में भी होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली काइंड ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स कह लें उनको, कैपिटल वेंचर का कंपनीज कह लें, और इनक्यूबेटर्स भी होते हैं। ये 3 वो लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को सुनते हैं, स्टार्टअप को सुनते हैं, जब आप पिच करेंगे उनको, तो जब वो पिच करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये एक वर्केबल आइडिया है, ये स्केलेबल आइडिया है, ये काम बहुत हमारे मुल्क को फायदा होगा ना, कनाडा को। ओके। तो आपका इंडोर्समेंट आपको देते हैं, उसको आपको फिर परमानेंसी मिल जाती है। फिर वो जो गवर्नमेंट है वो एज एन इन्वेस्टर, हाँ, वो जो बॉडीज हैं वो आपको इन्वेस्टर आपसे इक्विटी ले लेंगे, ठीक, जैसे लेते हैं शार्क टैंक के अंदर, वो आपसे इक्विटी लेकर तय कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो है ना वो इन प्रिंसिपल तय होगी, और उसके अगेंस्ट में आपको इंडोर्समेंट लेटर मिलेगा विच इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया कनाडा। अब आप मुझे बताएं थोड़ी सी डिटेल्स, वो लोग जो यूएस से जाना चाहते हैं, और आजकल एक प्रोग्राम बहुत मशहूर है जिसके हम पहले भी बात कर रहे थे, EB-2, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 है। अच्छा, ये है क्या? ये अभी 1.5-2 साल पहले ज़्यादा मशहूर हुआ। अब यूएस का नाम आता है तो 2 ही चीज़ होती है, या तो हमें गुस्सा आता है या हमें
तबकात की बात कर या अच्छा जो जिनको गुस्सा आता है वो भी रात में सोचते हैं यूएस में बाद में कैसे जाऊँ मैं हाँ या हॉलीवुड की कोई आप मूवी लगा के देख रहे होते हैं तो ये हमारे यहाँ तो वो जो वो कहते हैं ना अश्लील Hypocrisy. के हाँ दोगलापन तो वो हमारे पास रहता है। तो यूएस हमारा जो है वो ऑब्वियसली एक लीडर कंट्री है। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे उसको बुरा भला कर रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, आप एरोस्पेस उठा के देख लें, आप जो है ना कोई भी इनकी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर देख लें, लार्जेस्ट जो है सोयाबीन और जो है वो आपका शुगर, आपका चिकन, बीफ, ये सारा इसका प्रोड्यूसर है। कॉर्न, आप एरोस्पेस में जाते हैं, आप लॉकहीड मार्टिन को आप देख लें, स्पेस एक्स देख लें, आप नासा देख लें, आप ऑटोमेशंस के अंदर चले जाएँ, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ, फोर्ड, टेस्ला कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी देखें। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज़ की आज़ादी आपको मिलती है, आपको ह्यूमन राइट्स का पता है, आपको चीज़ों को पता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी कंट्री कोई प्रोग्राम जब लेके आती है तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास उससे पहले कोई और वे आउट नहीं था जाने का, क्योंकि या तो आप बिजनेस में जा रहे थे, आप स्किल्ड वाले नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, तो ये वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है किसका और किस तरह के स्किल्ड लोग जा सकते इसके अंदर हाईली स्किल्ड मोस्टली कंसिडर होते हैं, या इसको कह लेंगे वेल क्वालिफाइड। अब वेल क्वालिफाइड की डेफिनेशन जो उन्होंने बताई है वो है कि एडवांस डिग्री आपके पास होना चाहिए। एडवांस डिग्री इज लाइक Masters? यूएसए की मास्टर डिग्री। अगर वो नहीं भी तब भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी कि कम से कम 4 इयर्स वाली बैचलर्स आपके पास है, ओके, कम से कम भी 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, ठीक है, और आप अपनी एप्लीकेशन को फिर सबमिट करें और सबमिशन के अंदर अपनी एक पिटिशन दायर करें और आर्गुमेंट दें गवर्नमेंट को और उन यूएससीआईएस के ऑफिसर्स को कि मेरा जो काम है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत ज़्यादा आपके नेशनल इंटरेस्ट में, ओ कौमी मुफाद में। ठीक है, ये आपने अपने बातों से ही उनको कन्विंस करना है, जैसा जज को आप करते हैं। केस बिल्ड कर जी, केस बिल्डअप है। इसमें जितना अच्छा आर्गुमेंटेटिव, जितना अच्छा आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, एक अच्छी कंपेलिंग आप पिटिशन बना सकते हैं, उतने चांसेस होते हैं पिटिशन के विन करने के। अप्रूवल हो जाएगा, वंस अप्रूवल हो जाएगा तो फिर आप नेशनल वीजा सेंटर में एनवीसी में अप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट उनके फॉरेन ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं नहीं, हम या डायरेक्ट उनके कोई एजेंट्स होते हैं या उनके कोई लॉयर्स हैं वहां जिनसे आपका रब्ता रहता है? ये अच्छी आपने बात की। कोई अक्सर लोगों को या गुमान होता है पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में कंसर्न्स काम कर रहे हैं, अगेन वही वाली बात है कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं हम हमारे लोग के झूठ का सहारा लें। यूएस का लॉयर लेना एक अच्छी बात है, आप लेना चाहिए। ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे और अपने ही मुल्क के काम कर रहे हैं। बट अगेन हम अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी कौम है कि जहाँ हम कोशिश करते हैं कि पैसा भी बचाएं, ठीक है ना। यूएस का लॉयर स्टार्ट होगा $5,000, ये मिनिमम बता रहा कोई जिसको हम कहते हैं खराब सा, अगर कोई तो हम कहेंगे इतना। लेकिन अगर आप एतजाज हसन के पास जाएंगे तो कितना चार्ज करेंगे? जी अगर आप किसी बड़े लॉयर के पास जाएंगे तो कितना चार्ज करेंगे? जी, यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस लॉयर और पाकिस्तान में ले रहे हैं इतनी सी अमाउंट। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं उसको वहीं लेके आ रहा हूँ। लोग हायर करते हाँ, हैं मैं क्या? उसी तरह लेके आ रहा हूँ ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए कि यूएस का लॉयर लेना अच्छी बात है। मैं खुद रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई अगर आपको लेना देन यू डोंट नीड टू हैव अ पाकिस्तानी कंसल्टेंट देन, हाँ, या लॉयर भी अगर यहाँ से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको तो वहाँ का फ्लेवर चाहिए ना। पे फॉर इट, जो बीसी में रहना तो मैं वहीं पर उसके पैसे दूंगा। इट्स नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, इट्स सेल्फ पिटिशन एक्चुअली। लेकिन अगर कोई लेना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठकर, कोई बहुत कम पैसे लेकर $1,000-2,000 के ऊपर बात करके वो कह रहा है कि मैं आपको, मेरे पास हैं यूएस के लॉयर। ऐसे बात है कि आप इतना कॉम्पिटेंट, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर। मेरे पास शायद वो पॉडकास्ट आपका देखें भी, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं बाहर के और हाईली क्वालिफाइड होते हैं। यूएस का चलता हुआ लॉयर छोड़कर वो इतना मज़ा नहीं आया, मुझे केस दिया। ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। दो ही बातें होती हैं, या तो आप बोलते हैं यार पैसे बहुत ज़्यादा हैं, या आप बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन गैप्स टाइम की वजह से, चीज़ों के से। बट मैं दोनों तरतीब से लोगों को एजुकेट कर देता हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर खुदारा आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बैठकर कोई शख्स जो है वो ये बात करे कि मैं इतने कम पैसे लेकर, मेरे पास यूएस लॉयर्स भी है, ये भी है, वो बिल्कुल बर्बाद कर रहा होता है। हाँ फ्रॉडुलेंट आ जाता है। Fraudulent। हाँ लोग क्या बिठाए हुए हैं, जो आपके पास 20-25 हज़ार रुपये पे बेचारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आपके पिटिशन को हैंडल कर रहे होते हैं, तो नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ड्राइवर से तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा जिसको चलाने नहीं आती, ठोक देगा वो। तो ये आवाम को ज़रूरत है, जो आपकी वाली बात की कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है या लॉयर क्यों ज़रूरत है। अब लॉयर्स को जाएं, हमें एतराज़ नहीं, मैं तो खुद एजुकेट कर देता हूँ, मतलब मैं बट इट्स नॉट नेसेसरी।
आप यहाँ बैठकर डायरेक्टली USCIS को अपनी सेल्फ पिटिशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। मैं और वही एक अवाम के लिए एक सवाल कि अगर कोई US कंसल्टेंट हम हायर करते हैं और वो हमसे कुछ चार्ज कर रहा है $8-9 हज़ार, ठीक है, इसी तरह बहुत अगर सस्ता हुआ, स्टार्ट्स फ्रॉम $16,000 टू वही मैं कह रही हूँ, $8-9 हज़ार चार्ज करेगा ना शुरू में, वो फिर जी हाँ, पहले शुरू पहले करेगा इतना दे दे, पहले इतना दे दे, मैं और अगर आपको हायर किया जाए तो कितना डिफरेंस आया? मेरे ख्याल से 70% से ज्यादा का तो डिफरेंस पड़ता है। Really? 60-70%, यस यस ऑफ कोर्स। और मार्केट में भी आपको कम्पिटिटिव, देखिए मैं जितने भी अब मैं कर रहा हूँ, जो मेरे कॉम्पिटिटर होंगे वो उससे और चलेंगे, क्योंकि सब भी US EB2 पे काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त देखिए एक्सेलेंस की बात, मैंने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करें, मैं 20 साल से भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाईएस्ट करता हूँ। मैं EB2 के अंदर मेरे पास सिर्फ एक रिफ्यूजल है, मैं 200 से ऊपर पिटिशन अभी अप्लाई कर चुका हूँ। आपके मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, अभी हमने फाइल की, बहुत अच्छे हैं। मीडिया इंडस्ट्री कैसे? देखिए जिसके पास भी मास्टर्स डिग्री होगी वो तो आएगा ना आपके पास। ओह अच्छा, Anyone can apply. There is no such criteria for that. As long as आप बता सकते हैं कि भाई मैं मीडिया हाउस खोलूंगा या फलाना करूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो तो कोई भी बता सकता है। कोई भी पिटिशन फाइल करने के लिए तो नहीं रोका। तो मैंने जब देखा लोगों के, मेरे पास रिफ्यूजल रोजाना की बुनियाद पर लोग मुख्तलिफ कंसर्न्स के पास से आ रहे हैं। जो आप वाली बात की, यहाँ जो काम करते हैं लोग, तरतीब होती है, वो क्या होती है कि पिटिशन लेटर 11 पेज 14 पेज का बना रहे हैं। अब 3 प्रॉन्ग्स को आपने कवर करना है, एडवांस डिग्री को बताना है, सब्सटेंशियल मेरिट को बताना है, और आपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रूव करना है, एंड बैलेंस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको प्रूव करना है कि आपको वेवर क्यों मिला जाए, ठीक है, कि आपको जॉब ऑफर वेवर क्यों मिला जाए। तो उसके लिए आप लोगों को अच्छी बड़ी प्रोफाइल को, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है उसको आप लेके जा रहे हैं, आप उसको डिफेंडिंग, तो इसका मतलब फिर वही हो गया कि बहुत सस्ते लॉयर वाली बात होगी फिर। तो आप अपना पैसा बचाने के लिए, चीज़ों के लिए आप वो फॉर एग्जाम्पल जैसा आप लोगों की भी इंडस्ट्री, कोई डॉक्टर होता है तो वो ये कहेगा यार छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाओ, आप उतना आप काम करें कि अपना ज़ाया कर देंगे, आपको गलत मेडिसिन मिल जाएगी। आदिल साहब सॉरी, लेकिन ये एक सवाल सोचा था, स्क्रिप्ट में तो नहीं था लेकिन दिमाग में था, पूछ लूँ आपसे कि हम जब कभी इमिग्रेशन के लिए जाते हैं ना, जैसे स्टेप इन होते हैं हम किसी लॉयर के पास, तो हम अपने मुल्क में चाहे कुछ भी करते हो, हम बस वो लॉयर जब हमसे मिलता है तो वो आपको ऐसा बना देता है कि बस आप वहाँ जाना जरूरी है, वहां जाके मैं टैक्सी चला लूँ या वहां जाके मैं टेबल साफ कर लूँ और बर्गर बना लूँ, मतलब वहां जाना जरूरी है। भाई इससे तो बहुत बेहतर है कहीं बैठी रहूं। नहीं, ये काउंसलिंग गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ उसको, कि आप कभी भी इस तरीके से काउंसलिंग नहीं करते, ना करना चाहिए। ये सेल्स वाली बात है। आप कहीं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे उठा के आप देखेंगे, आपको चले जाएंगे सर, आपको मिल जाएगा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता तो कि मैं इस, या हमारी फैमिली के अंदर कोई इस तरह से कोई अगर बात कर ले, बहुत देखिए आपके ये एटीट्यूड आपके पास उस वक्त आ जाता है जब आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन जब आप बहुत अच्छा एक्सेलेंस पे काम कर रहे होंगे, आप रात में सो भी रहोगे तो लोग आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे कि लाल साहब से काम कराना है। आपको बहुत स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए। तो मैं क्यों भागूंगा, किसी के पाँव क्यों पड़ूँ, ये क्यों कहूँ कि भाई फौरी तौर पे हो जाएगा, या आपका तो मैं 100% करा दूंगा। काउंसिल देम, जिस तरह से आप कहते हैं अच्छा और बुरा बता दो किसी को, फिर उसकी चॉइस से क्या लेना है, वो किसी और के पास जाके काम कर ले। राइट, आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। आप उतना नहीं करें यार, आप वो जो इंटर हुआ उसको ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, गारंटीज की बातें की जाती हैं, कभी डन के सौदे किए जाते हैं। लेकिन एक जमाना था जब US के लिए हम सुनते थे कि वो खाला ने जी, उनका ग्रीन कार्ड था, उनका पासपोर्ट हो गया था, उन्होंने अप्लाई किया था, पर अम्मा का भी वीजा आ गया और 10 साल बाद, और फिर बहन का भी किया हुआ तो 3 साल बाद उनका भी आ गया। तो ये सालों लग के, तो पाकिस्तान में तो खैर ऐसा ही है। ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए ही है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज ऐसा नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कम से कम भी पाकिस्तान से जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 1.5-2 साल से ऊपर है। ओके, पिटिशन अप्रूवल आपकी हो जाती है, एटलीस्ट आपको ये धारा हो जाती है कि मेरा काम हो गया है, 80-90% मेरा तो काम हो गया, अब मुझे सिर्फ वेट करना है, मेरा जब इंटरव्यू आएगा तो फिर मैं इसको इंटरव्यू दे दूंगा। तो ये, और पिटिशन अप्रूवल का जो टाइम है वो 3 से 6 महीने के अंदर हो जाता है। एटलीस्ट आपको ये पता चलता है हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा काम, देन वेटिंग है। तो पाकिस्तान में टाइम, पाकिस्तान से बाहर जो एनवीसीज काम करिए, नेशनल वीज़ा सेंटर, एम्बेसीज कह लें उनको, तो वो वहाँ पर टाइम बड़ा शॉर्ट है। किसी का कतर में जैसे 6-8 महीने में इंटरव्यू आ जाता है, डिपेंड करता है। पाकिस्तानी केस जरा पीछे तो, हाँ, तो इसलिए यहाँ से जो हो रही है, क्योंकि यहाँ इदारे कम काम करता है, आपको पता है, तो यहाँ तो मुश्किल है। बट ये जो आप बात कर रहे हैं, जो 10 साल 20, अभी भी टाइम यही है, वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स।
सिबलिंग्स को या फैमिलीज को आप जब स्पॉन्सर करते हैं यूएस के लिए ग्रीन कार्ड के लिए, कोई 8 साल है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल है, इंडिया का तो हमने सुना था कि वो 40-50 साल पे भी चले गया वो, ओह माय तो गॉड। वो दो जनरेशन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, वो बड़ी आजकल दोबारा फैशन में आ गई है। तो ऑस्ट्रेलिया किस तरह के लोग जा सकते हैं, किस तरह की फैमिलीज के लिए इजी है वहां जाना और सेटल होना? देखिए इमिग्रेशन मोस्टली तो प्रोफेशनल्स के लिए, एजुकेटेड के लिए, और अगर सुपीरियर की और मेरी बात करें तो मैं लेबर से या लो स्किल वर्कर से काम भी नहीं करता, ना बात करता हूँ। ओके। ठीक है, स्ट्रेट अवे उनको धोखा देने से क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड लेबर्स और उनके साथ ही होता है। सबसे एजुकेटेड बंदा फिर भी पकड़ सकता है ना, पकड़ लेता है। तो इसलिए मैं नहीं काम करता। ज़्यादातर जो होती है वो स्किल्ड इमिग्रेशन होती है, वो प्रोफेशनल, अगेन वही इंजीनियर्स, आईटी वाले, डॉक्टर्स और दिस एंड दैट, सारे प्रोफेशनल्स आप कह लें। उनका अपना क्राइटेरिया, पॉइंट सिस्टम्स है ये। ओके। इतना 65 पॉइंट्स आपका मीट करेंगे, इनके एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज असेसमेंट, स्पाउस की तालीम है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अभी करंट जो है वो सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज लिटिल इजियर देन द रेस्ट ऑफ द टू। नहीं, अभी थोड़ा सा फिर थोड़ा सा सख्त हो गया है ड्यू टू द कि वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं। शायद जुलाई के अंदर इंशाल्लाह जो है वो पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा से रिलैक्स कर देंगे। 2023 में जो इन्होंने जो पॉलिसीज को रिलैक्स किया 22 से 23 तक, वो बड़ा रिलैक्स हुआ, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। अभी भी चल रहा है लेकिन थोड़ा सा उसको उन्होंने कट डाउन कर दिया है। तकरीबन 70% जो है वो कोटा 190 जो उनकी स्टेट वीज़ा क्लास है, 491 जो उनकी रीजनल स्टेट क्लास है, उसमें 70% कट डाउन कर दिया इस साल। तो इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं, प्रोग्राम अपने तौर पर अच्छा है, जो लोग कोशिश करना फैमिली के चाहिए। साथ अप्लाई करना चाहते हैं, जो सिर्फ खुद नहीं जाना चाहते, होता है ना बहुत सारी फैमिलीज ये प्रेफर करती हैं कि नहीं जी पूरी फैमिली मूव करे, तो उनके लिए सबसे बेटर इमिग्रेशन कौन सी होती एज लॉन्ग एज आप कंप्लाई कहाँ कर रहे हैं, मीट कहाँ कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। एज अ कंसर्न हमारी ये भी चीज़ होती है नज़र में कि हम पहले काउंसिल करके ये समझें, अपना चूरन नहीं सिर्फ बेचना चाहिए है? राइट। कि आपको ये बताना पड़ेगा और या पूछना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदार रहते हैं कनाडा में और मैं आपको भेज रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया कर लें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हैं, आप जाना भी चाहते हैं कनाडा, लेकिन कनाडा में आपका ऑक्यूपेशन डिमांड ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, बीइंग अ डॉक्टर आपको समझना पड़ेगा इसको दवाई क्या देनी है, इसको बताना क्या है, समझ एलिजिबिलिटी पहले चेक करनी तो पड़ेगी। आप पहले फैमिली को बुलाएंगे, जी। वो चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन हाँ, सी मिले। हमारी जो तरतीब होती है जो हमने दी, और भी सब बहुत से लोग करते हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन हमने ये तरतीब शुरू से रखी है कि पहले जब कोई भी इंक्वायरी, कोई कॉल भी करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है, हमारा कोई बात नहीं होती उनसे सिवाय इसके कि भाई आप अपना रेज्यूमे, या तरतीब बता दी जाती है हमारे सीआरओस की तरफ से, रेज्यूमे या हमारा जो ऑनलाइन असेसमेंट फॉर्म है वो फिल आउट कर दें। वी हैव अ पेड कंसल्टेशन व्हिच इज एडजस्टेबल इन आवर फीस, तो इट्स टेक्निकली फ्री। तो लेकिन चूंकि आप बात करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है आपने, तो इसलिए आपको पहले जरूरी है, पहले ही बता दें, मना करते हैं। एक सवाल लेना, एक लफ्ज है जुगाड़, हाँ, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारे मेरे अपने फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी बेगमात जो है वो घर होम मेकर्स हैं, लेकिन चूंकि उनके पास उस तरह का कोई और क्राइटेरिया उनके लिए नहीं बनता था, तो उन्होंने उनको भी कहीं जॉब पे लगा दिया कि वो ऑनलाइन ये कर रही है। ये इस तरह कुछ ऐसे जुगाड़ कहते हैं इसको, जुगाड़ हो सकता जी जी, एक होती है, देखें तरतीब ये होती है कि ना उसको देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक फैब्रिकेशन है इसके अंदर, है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉडुलेंट की तो तरकीब नहीं देना चाहिए। मैं उस तरह से भी सोचता हूँ कि यार हमने अपनी ही कौम को खुद ही बर्बाद किया, क्योंकि जब मैं फ्रॉड करके जाता हूँ तो डॉक्टर साहब आपको प्रॉब्लम होती है वीज़ा लेने में। जी। एज अ नेशन हमें सोचना ये चाहिए ना, तो वो तो नहीं कोई सोचता, वो तो सोचने वाली बात ही थी। तो इसलिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका फ्रॉडुलेंट बात है कि नहीं है। सर आपने अपनी रिस्पेक्ट में इजाफा कर दिया ये कहते। नहीं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं कि अगर आपका जुगाड़ का मायने ये है कि मैं अपने स्पाउस को फॉर द टाइम बिंग टू मीट द क्राइटेरिया कोई काम करवा रहा हूँ, लेजिटिमेटली करा रहा हूँ, इसमें क्या मुश्किल है, एंड यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, तो सही है, जायज़ है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि मेरे स्पाउस है, करते कुछ भी नहीं है, आता कुछ भी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक से मैं जो है ना वो एक लेटर बनवा देता हूँ। नहीं For भाई, मैं example, आपको बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने ये किया कि अपनी वाइफ का उन्होंने ये दिखाया कि वो ऑनलाइन काम करती हैं और वहाँ वो वीकली, चूंकि बच्चे छोटे थे तो कैसे छोड़ सकते थे घर पे, तो वीकली जाके 3 घंटे एक दिन और 3 घंटे एक दिन, या नहीं चाहिए। देखिए एज लॉन्ग एज आप प्रूफ कर सकते हैं, सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, और ये हो गया। हाँ होता है, कर सकते हैं। इसलिए मैंने कि दोनों में फ़र्क है, हाँ। एक जाली होने में और एक प्रिपरेशन के अंदर प्रॉपरली करने को। उस अब 6 महीना आप किसी एनओसी के ऊपर अगर आपको काम मिल जाए तो आप क्लेम कर सकते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोफाइल के अंदर। मैं यही पूछ रही
तो आप बनाएं, कोई मसला नहीं है, ये बताना चाहिए। इतने लोग हैं जो घर बैठे खवातीन काम कर रही हैं, अब तो करें, बहुत ज्यादा ये चीज शुरू हो गई है, तो यानी इस एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जा सकता जी कर सकते हैं। और मेरा मुशाहिदा ये है, एक्सपीरियंस भी यही है कि सबसे ज़्यादा फीमेल्स ही मोटिवेट करती हैं। मेरे पास बहुत तादाद है फीमेल्स कैंडिडेट्स को, क्वालिफाइड हैं, कुछ एप्लीकेंट बनती हैं जो काम कर रही हैं, प्रोफेशनल होती हैं, कुछ धक्का लगाती हैं इस बात, यार इनको बोलें ये तो सुनते ही नहीं है, तो फिर इन आओ अप्लाई करें, तो वो हम करते, तो मैक्सिमम तादाद उनकी होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो जनरेशन बनाएंगी, है। राइट। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ना वो करते हैं। और वो सीरियस ग्राहक होता है क्योंकि वो जो ना फैमिली को, अच्छा रिसर्च भी सबसे ज़्यादा फीमेल ही करती है ना, क्योंकि एक जो स्पाउसेस होते हैं उनको टाइम ही नहीं होता, वो देख देख के ये सही है, फिर वो सही है, वो फिर उनको लेके जाती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और करना चाहिए। जहाँ जहाँ आप बन सकते हैं, प्रिपरेशन मैं इसको कहता हूँ, Right. आप प्रिपेयर करें, बेहतर करें, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली मांगे। फिर अगेन वो आप वाली बात की, ये बाय चॉइस है प्रोग्राम, ना हम किसी को धक्का लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान छोड़ के जाओ। राइट। हम दूसरे तरीके से भी एजुकेट कर देते कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली फ़ायदा तो डॉलर्स आने हैं, क्या पूरा खानदान उठा के नहीं लेके जाते, तो आप कहीं ना कहीं आप कभी दोस्त को, कभी फैमिली को आप डॉलर्स भेजते, तो डॉलर्स की तो वैसे ही हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रेन गेन करने चाहिए की ज़रूरत है। तो इस पराहे में अगर आप सोचेंगे तो हमें फ़ायदा, तो कभी किसी इदारे को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी और इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा कि भाई ये सिर्फ इस तरह से चीज़ें बेच रहे हैं। कितने पैसे होने चाहिए मुझे कंसल्टिंग कोई भी एजेंसी को या आप लोगों को हायर करने के लिए, अगर मैं जाना चाहती हूँ कनाडा, तो कितने होने चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल नहीं है ये, आसान सवाल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं भाई कि देखिए, हर सर्विस की अपनी कीमत होती है कोई, ठीक है ना, वेरी करती है। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं माशाल्लाह, मैं शायद उनसे कम करता हूँगा, और कुछ लेंगे वो मुझसे भी शायद कम करते होंगे। इट डिपेंड्स कि ये अवाम ने फैसला करना है, बट ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ रुपयों के अंदर काम हो जाते हैं। देखिए, बहुत आसान सी बात है, कहीं भी कंसल्टेंसी में जाते हैं आप, किसी भी कंसल्टेंसी में, मुझ समेत डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे प्रोफेशन ऑलमोस्ट मैं इनको एक ही बरादरी का कह होता है, क्योंकि ये सर्विस बेचते हैं। पहले हमारा है पेड अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, तो हम 30 मिनट्स की काउंसलिंग उसमें बता देते हैं, ज़्यादा होगा, पहले भी चेक कर लिया, उसको ईमेल जाती है, एक प्रोसीजर है। चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, बहुत सख्ती मेरे यहाँ होती है इस बात के ऊपर कि अगर आपने मीटिंग लेनी, समझ पीन आती होगी कभी कभी कि आप कपड़े बेच रहे हैं ना, मुझे भी आती सिंपल है, कभी-कभी। हाँ, वो कैसे, इसलिए कि समझाना पड़ता है इतनी मुश्किलों से कि भाई आप एक इदारा लेके बैठे, गवर्नमेंट नहीं चला रही है, एक एक्सपर्टी है मेरे एक्सपर्टीज पास। भी है, हाँ। एंड देन कॉस्ट। आप एक्सपर्टीज कैसे देंगे? मैं और आप जो है वो रोड पे खड़े हुए तो नहीं बात कर रहे, घर में बैठ के नहीं बात कर रहे, आपका कोई इदारा है, उसका कोई एक्सपेंसेस होगा, जी, जी। एक्सपेंसेस होंगे, कॉस्ट ऑफ, तो सर्विसेज हमेशा जो है वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर होती है। ठीक है। तो वो एक दरमियाने दर्जे के होने चाहिए, उतना होना चाहिए कम से कम भी। आप पर मंथ किसी को 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ, 25-30 हज़ार रुपये, और स्काई इज द लिमिट है, जो जितना चाहेगा। ये आर्गुमेंट या हमारा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि कोई ज़्यादा क्यों ले रहा है और कोई कम क्यों ले रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप मेयार क्या दे रहे हैं। कौन से लोग हैं जो इस वक्त जिनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिजिट्स पे, कि ये लोग अगर अप्लाई कर सोचते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो इन लोगों के बहुत सक्सेस का चांसेस? पहले तो ये देखना होगा कि हमारा जो पढ़े लिखे अवाम है, खासतौर पे EB to US का प्रोग्राम है, ठीक है। बहुत सारी तादाद के पास 4 इयर्स बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है। हाँ जी। तो आजकल तो ये सिलसिला हो गया, मैं आपके तवज्जो से बता रहा हूँ कि 10 में से 9 लोग US अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में आइल्स का मसला आ गया, और आता था 9 कभी। लोगों में से कितना चांसेस होते हैं सबके लगने के? और हमारे पास तो बहुत अच्छे, क्योंकि हम बहुत पता है, चुन चुन के ले रहे हैं, बहुत इतना पता। मैं अक्सर आप ऑलरेडी बता देते हैं। ईमेल पे बहुत से लोगों को बताया, तो वहाँ से थैंक यू का मैसेज आता है कि आपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया। तो ये तो चलता रहता है, आपने बात करें, आप हर किसी को टारगेट करेंगे तो नहीं बात बनेगी। ठीक। फिर उसमें से भी देखें, 10 में से 10 लिया है, तो आपकी अच्छाई क्या होती है, सक्सेस क्या होती है? सक्सेस ये होती है कि आपका 50% से अबव का तनासब कहलाता है ना, वो इंसानों में भी होगी। मैं और आप फरिश्ता तो नहीं घूम रहे, लेकिन लोग कहते हैं यार ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा खातून है, वो इसलिए कहते हैं कि उसकी अच्छाई का तनासब ज़्यादा है। तो जब आपकी सक्सेस का तनासब 60% 70% भी है, 10 में से 6 लोग 7 लोग आपको अप्रूव हो जाते हैं, नथिंग लाइक इट, आपको तो बड़ा फायदा हो जाता है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, वो है आपकी ईमानदारी। आपने बड़े अच्छे से जवाबात जो दिए हैं उसमें आपने बिल्कुल ऐसा नहीं रखा, मुझे नहीं लगा कि आप सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो इसलिए वो असल कोशिश यही है कि ना लोगों को बस ये बताएं कि अपने काम से सिंसियर हो जाएं। अगर मुझे अच्छा समझते हैं, बुरा सकते हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, माशरे में फ़र्क पड़ेगा अच्छाई फैलाने से।
थैंक यू आदिल Thank साहब, बहुत शुक्रिया। और जी ये बातें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं और ये आपका डिसीजन है कि आप अब निकल के माइग्रेट करें, किसी और मुल्क में जाएं, तो आप कीजिए, लेकिन हमेशा उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए उसके लिए जो आपको धोखा ना दें।